हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि हमारा एक फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है कि 15 से 20 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ करवाने की। दो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कह लो या पूरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, फेमा और प्लस पीबीटीए, उनकी पूरी रिवीजन मैं डाल चुका हूँ। 15 से 20 मिनट की रिवीजन वीडियो जिसे आप चलता फिरता रिवीजन कह के रिवाइज़ कर सकते हैं। तो सेम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे मुश्किल टॉपिक जो लगता है उसका भी रिवीजन वीडियो मैं लेके आया हूँ, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। 5 पेजेस के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर आप मान लो कवर है। ठीक है, 5 पेजेस के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर है। सिर्फ वो चीज़ें मैंने छोड़ी हुई हैं जो डायरेक्टली थियोरटिकल टॉपिक हैं कि कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह है एंड ऑल, वो तो आप एक रीड करोगे तो भी हमारा हो जाएगा। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जिससे रिलेटेड केस स्टडी डाइजेस्ट वगैरह में पूछे जाते हैं सवाल, उन सब के बारे में मैंने जो है इसके अंदर कवर किया हुआ है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं फटाफट से कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर देंगे फटाफट से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव। क्या क्या है हमारा बिहाइंड द एक्ट, क्या था ऑब्जेक्टिव इस एक्ट को लाने का। तो प्रिवेंट करना प्रैक्टिसेस फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कंपटीशन, प्रमोट करना कंपटीशन को, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर टू। दोबारा से बोल देता हूँ, ये रिवीजन वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने एक बार कॉम्पिटिशन एक्ट खुद से पढ़ा हुआ है और एक बार वो 1 घंटे की वीडियो जो मैंने 54 मिनट्स की डाली है वो सुनी हुई है। तो आप इसको सुनेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, मैं कुछ भी समझाने नहीं वाला और कुछ भी हिंदी में बात करने नहीं वाला कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, एक तरीके से मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि एक सेक्शन ये बोलता है, कहीं भी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। और पूरा का पूरा चैप्टर ऑब्वियसली मैंने 1 घंटे की वीडियो में कवर किया हुआ है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कवर हैं। ठीक है, दिस इज डिस्क्लेमर टाइप यू कैन टेक। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट करना प्रैक्टिसेस फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कंपटीशन। उसके बाद प्रमोट करना कंपटीशन को, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड अदर मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसके रिलेटेड केस स्टडी डाइजेस्ट में मुझे क्वेश्चंस दिखे थे। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ भी हो सकता है और चाहे लीगली इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं भी हो सकता। उसके बाद कार्टेल का मतलब क्या होता है, कार्टेल का मतलब होता है जहां पर एसोसिएशंस ऑफ पीपल होता है कि वो लिमिट करें या कंट्रोल करें या अटेम्प्ट करें टू लिमिट और कंट्रोल द गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद हमारा कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर का मतलब होता है वो बंदा जो बाय करता है, हायर करता है या अवेल करता है कोई सर्विसेज, चाहे पर्सनल यूज के लिए चाहे रीसेल पर्पस के लिए भी, तो भी उसे कंज्यूमर बोला जाता है। उसके अलावा गुड्स की डेफिनेशन वही है जो हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गिवन है और वो इंक्लूड करती है जो प्रोविजंस होते हैं गुड्स के वो सारे। और लेकिन इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफडी की रिसीट्स जो होती हैं उसे भी गुड्स माना जाता है और शेयर्स को गुड्स तभी माना जाता है आफ्टर अलॉटमेंट। जब तक अलॉटमेंट नहीं होता तब तक उसे गुड्स नहीं माना जाता, मतलब सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी का देना उसको गुड्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जैसे कि जोग्राफिक मार्केट, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। तो वो ऑलरेडी मैंने जो रिवीजन वीडियो डाली थी उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और उसमें कुछ ऐसा रेलेवेंट नहीं था कि मैं उसमें उसको दोबारा से यहाँ पर कवर करूँ। मैंने स्पेसिफिकली इन चारों को इसलिए लिया क्योंकि ज़्यादातर केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चन मैंने देखे हैं इस पे ही पूछे जा रहे हैं आईसीए के द्वारा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 3 किसके बारे में बात करता है, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट के बारे में। कहता है ऐसे एग्रीमेंट जो लाइकली टू कॉज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया उसे वॉइड माना जाएगा और उसे एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स माना जाता है। दो टाइप के एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स और एक वर्टिकल एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स। हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो एंटरप्राइजेज जिस सेम लेवल पर एंगेज होती हैं, सिमिलर ट्रेड में एंगेज होती हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या अग्रीमेंट होता है, एक तो प्राइस फिक्सेशन का होता है, लिमिटेशन इंपोज करने का होता है, मार्केट को एलोकेट करने का होता है या बिड रिगिंग और कल्यूसिव बिडिंग का होता है। उसके अलावा वर्टिकल एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट जो एंटरप्राइज करती हैं डिफरेंट लेवल पे और या फिर डिफरेंट चेन ऑफ मार्केट वाली जो एंटरप्राइजेज होती हैं वो जब अग्रीमेंट करती हैं तो उस एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट बोला जाता है कौन सा, वर्टिकल। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या किया जाता है, टाइन एग्रीमेंट्स किया जाता है, एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट किया जाता है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट किया जाता है, रिफ्यूजल टू सेल किया जाता है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस अग्रीमेंट किया जाता है। तो जब ऐसी चीजें करी जाती हैं तो उन सबको क्या बोला जाता है, वो वर्टिकल एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स का पॉइंट्स हो जाता है और ये हॉरिजॉन्टल का पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में डिटेल में जाना है तो 1 घंटे की वीडियो में मैंने एक एक पॉइंट को समझाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शंस है एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट के, मतलब इस सेक्शन का सेक्शन नंबर 3 का कुछ एक्सेप्शन है। वो क्या है, अगर किसी ने कॉपीराइट्स ले रखा है, पेटेंट्स ले रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है, डिजाइन एक्ट के हिसाब से कुछ ले रखा है तो वो हमारा एक्सेप्शन है, उसे एंटी कॉम्पिटेटिव नहीं मानेंगे। और दूसरा, अगर आप एक्सपोर्ट के पर्पज के लिए कोई एग्रीमेंट करते हो तो उसको भी एंटी कॉम्पिटेटिव नहीं माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 4 जो बात करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के बारे में। क्या कहता है, कहता है डोमिनेंट पोजीशन का मतलब होता है ऐसी पोजीशन जो स्ट्रेंथ
पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो इंजॉय कर रहा है कोई एंटरप्राइज रेलेवेंट मार्केट में इंडिया में, विच एनेबल्स टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटेटिव फोर्सेज, जो मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं और जो अफेक्ट करते हैं उनके कॉम्पिटिटर्स को या कंज्यूमर्स को, जो उसके लिए फेवरेबल होते हैं, तो तब बोला जाता है कि कोई बंदा डोमिनेंट पोजीशन में है। डोमिनेंट पोजीशन में होना गलत बात नहीं है, लेकिन उसका एब्यूज करना गलत बात है। तो कब ऐसा माना जाएगा कि एब्यूज करा जा रहा है डोमिनेंट पोजीशन का? कब? तो सबसे पहला पॉइंट, जब वो इंपोज करेगा कोई भी अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस या फिर अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है सेलिंग बिलो द कॉस्ट, मतलब अपनी कॉस्ट से भी सस्ते में बेचना अपने डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाकर। ठीक है। दूसरा, अगर आप लिमिट करता है कोई प्रोडक्शन या फिर कोई टेक्नोलॉजी वगैरह को अगर वो लिमिट कर देता है तो उसको भी बोला जा सकता है। उसके बाद डिनाइल करता है मार्केट एक्सेस, दैट इज बैरियर्स टू एंट्री फॉर अदर्स। उसके अलावा फोर्स करता है किसी पार्टी को कि आप लोग को सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। एंड द लास्ट, अपनी पोजीशन का फायदा उठा के किसी और मार्केट को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, एंट्री करने की कोशिश करता है, तो उसे भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बात करता है कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक्विजिशन या एक्वायर करना, कंट्रोल बाय अ पर्सन ऑफ एन एंटरप्राइज, या मर्जर या फिर अमेलगमेशन, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट। अगर उसका टर्नओवर या एसेट्स जो है एक लिमिट से ऊपर है, और वो लिमिट कौन सा है? ये जो लिमिट्स गिवन है उससे ऊपर है। तो लिमिट क्या क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एंटरप्राइज लेवल पे देखा जाता है, ग्रुप लेवल पे देखा जाता है। ठीक है। अगर हम इन इंडिया की बात करें तो इन इंडिया अगर जॉइंट एसेट्स आपके 2000 करोड़ तक हैं और ग्रुप लेवल पे 8000 करोड़ तक हैं, जॉइंट टर्नओवर आपका 6000 करोड़ तक है और ग्रुप लेवल में 24000 करोड़ तक का है। इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया मिलाकर अगर जॉइंट टोटल एसेट्स 1000 मिलियन डॉलर्स के हैं और ग्रुप लेवल पे 4000 मिलियन डॉलर्स के हैं, मिनिमम इंडियन कंपोनेंट जो है इसके अंदर 1000 करोड़ का होना चाहिए और ग्रुप लेवल पे भी 1000 करोड़ का ही होना चाहिए। और जॉइंट टोटल टर्नओवर जो है 3000 मिलियन डॉलर्स का है और ग्रुप लेवल पे 12000 मिलियन डॉलर्स का है, और मिनिमम इंडियन कंपोनेंट जो है हमारा टर्नओवर में वो 3000 करोड़ का है और ग्रुप लेवल पे भी 3000 करोड़ का ही है। अब बात आती है कि ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा एंटरप्राइजेज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोजीशन में होती हैं कि 26% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स वो एक दूसरे का कंट्रोल कर रही हैं, और वो या फिर उनके पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सके 50% से ज़्यादा डायरेक्टर्स, या फिर वो कंट्रोल करें मैनेजमेंट ऑफ द अदर एंटरप्राइज, तो उसे ग्रुप बोला जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ग्रुप में आपके मतलब एक तरीके से सारी एंटरप्राइजेज आ जाती हैं, बहुत सारी एंटरप्राइजेज आ जाती हैं। जैसे कंपनी ए है, बी है और सी है, अगर इन दोनों का 26% है, मतलब कहीं से भी ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है ग्रुप की डेफिनेशन की, तो ये पूरा मिला के ग्रुप माना जाता है। और एंटरप्राइजेज में अगर मैं बात करूँ तो ए और बी का अगर मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है तो वो मिलकर क्या बनता है? ए बी बनता है। ठीक है। अगर मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है तो ए बी बनता है, तो ये इसको एंटरप्राइज लेवल बोला जाता है। तो जब आपके पास ए बी की इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो आपको ये वाला देखना है, जब आपके पास ऐसे बहुत सारी ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो ग्रुप लेवल वाला ये लिमिट्स आपको चेक करनी है। ठीक है। और ग्रुप की डेफिनेशन भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 की कुछ एग्जम्पशन दे रखी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है, मतलब कॉम्बिनेशन की भी कुछ एग्जम्पशन है। क्या क्या है फटाफट से बात कर लेते हैं। अगर कोई रीजनल रूरल बैंक है तो 5 ईयर्स के लिए एग्जाम्प्ट है, नेशनलाइज बैंक 10 ईयर्स के लिए एग्जाम्प्ट है, ऑयल एंड गैस सेक्टर वाले 5 ईयर्स के लिए एग्जाम्प्ट है। ग्रुप जो एक्सरसाइज करें लेस देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स इन अदर एंटरप्राइजेस, वो भी हमारे एग्जाम्प्ट है। और उसके अलावा 5 ईयर्स की एग्जाम्पशन है उन एंटरप्राइजेस के लिए जिनका कंट्रोल, शेयर्स या वोटिंग राइट्स या एसेट्स जो एक्वायर किया गया है वो 350 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है और टर्नओवर जो है उनका 1000 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है इन इंडिया। ठीक है। तो ये एग्जाम्पशन है, ये बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना, और खासकर ये दोनों इस पे केस स्टडी डाइजेस्ट में भी क्वेश्चंस थे। ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 बात करता है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में। कहता है कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल एंटर इनटू अ कॉम्बिनेशन विच शैल कॉज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन, और अगर ऐसा वो करता है तो वो वॉइड माना जाएगा। नोटिस जो है कॉम्बिनेशन का 30 डेज के अंदर अंदर आपको भेजना पड़ेगा जैसे ही आपका बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा ऑफ द अप्रूवल ऑफ मर्जर और एक्विजिशन। ठीक है। उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आपका इफेक्ट नहीं होगा 210 दिन तक, या तो 210 दिन में जवाब आ जाएगा। अगर 210 दिन में जवाब नहीं आता कमीशन का तो उसे डीम टू बी एक्सेप्टेड मान लिया जाता है, या फिर ऑर्डर पास बाय द कमीशन विच एवर इज अर्लियर, मतलब या उससे पहले ही ऑर्डर आ गया तो भाई वो वाला हो जाएगा। ठीक है। वरना 210 दिन तक तो कम से कम ऐसा मानो कि कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, लेकिन अगर उससे पहले ऑर्डर आ जाता है कमीशन का कि ठीक है तुम्हारा कॉम्बिनेशन कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो आपका एक्सेप्टेंस हो गया है, तो फिर तो इफेक्ट हो ही जाएगा। उसके अलावा आपको कोई भी वेटिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब 210 दिन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी एंटरप्राइज जो है ग्रीन चैनल के अंदर फॉल करती है तो आपका डीम टू बी अप्रूव्ड माना जाएगा। जैसे ही आपने नोटिस फाइल कर दिया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपका डीम टू बी अप्रूव्ड है, उसी दिन से आपका इफेक्ट हो जाएगा अगर ग्रीन चैनल में फॉल करता है तो। ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 7 से लेकर सेक्शन नंबर 17 जो है वो प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के जिसमें चेयरपर्सन के बारे में बताया हुआ है, टर्म्स के बारे में बताया हुआ है, रिमूवल के बारे में बताया हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल के बारे में बताया हुआ है। तो ये सारे फालतू के टॉपिक्स हैं जिसका आप रीड कर लोगे, एक रीड करके भी इजीली हो सकता है, इसमें कुछ डिस्कशन ऐसा नहीं है। इसके बाद सेक्शन नंबर 18 बात करता है ड्यूटीज ऑफ कमीशन के बारे में। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटीज वही है जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे ऊपर एक्ट के, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े हैं ऊपर। सबसे पहला मैंने ऑब्जेक्ट बताया बिहाइंड
बिहाइंड द एक्ट, वही हमारी ड्यूटीज़ हैं किसकी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ड्यूटीज़ ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ये सेम ही है, प्रिवेंट करना प्रैक्टिसेस फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन, प्रमोट करना कॉम्पिटिशन, उसके बाद प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड और अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर टू। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली क्योंकि रिवीजन है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए और आप फटाफट से इसको सुन के ही आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 19 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 19 कहता है इंक्वायरी इनटू एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, मतलब इंक्वायरी करना किसके द्वारा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंक्वायरी करेगा कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स का और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का। तो सीसीआई जो होगा वो इंक्वायर करेगा डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करेगा और उससे ये पता चलेगा उसे कि सबसे पहले क्या डिटरमाइन करेगा, रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट के फैक्टर्स को, उसके बाद डिटरमाइन करेगा रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट के फैक्टर्स को, उसके बाद फैक्टर्स रिलेटेड टू एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और फैक्टर्स रिलेटेड टू डोमिनेंट पोजीशन। जब आप यहाँ पर सेक्शन 19 पे जाओगे तो वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं क्योंकि वो प्योर थ्योरेटिकल है, वो 10-12 फैक्टर्स हैं जिसको देखा जाता है, उसको आप रीड करोगे, याद तो रखना नहीं आपको क्योंकि पेपर में तो डायरेक्टली उस पेज नंबर पे जाना और फैक्टर्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो बस ये आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेक्शन नंबर 19 में बताया हुआ है कि इंक्वायरी करते हुए क्या क्या चीजें ध्यान रखेगा, सबसे पहले रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट को, फिर रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट को और कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के लिए पता करने के लिए, और कुछ फैक्टर्स को जो डोमिनेंट पोजीशन के बारे में उसको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है, इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन बाय कमीशन, कहता है सीसीआई जो होगा वो इंक्वायरी करेगा अबाउट द कॉम्बिनेशन आइदर या तो सुमोटो विद इन 1 ईयर या फिर किसी ने जो नोटिस भेजा होगा, किसी ने मतलब जो नोटिस उन्होंने वहां पर डाला होगा 30 डेज के अंदर अंदर, उसके बेसिस पे इंक्वायरी करेगा कंसीडरिंग द फैक्टर्स जो पेज नंबर 1.37 पे गिवन है दैट द कॉम्बिनेशन जो है एडवर्स इफेक्ट दे रहे हैं या नहीं, मतलब उन फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद जो कौन से फैक्टर जो पेज नंबर 1.37 पे लिखे हुए हैं 8-9 फैक्टर्स, उनको कंसीडर करने के बाद ये पता कराएगा कि कॉम्बिनेशन जो है वो एडवर्स इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा कॉम्पिटिशन पे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 21 और 22, 21 और 22 जो है हमारे 21A और 22 जो है प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जो हमारे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और मीटिंग्स के बारे में बात करते हैं कि कितनी मीटिंग होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, नॉट सो रेलेवेंट सेक्शंस। इसके बाद सेक्शन नंबर 26 आता है डायरेक्टली जो प्रोसीजर बताता है इंक्वायरी का अंडर सेक्शन 19 दैट इज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की इंक्वायरी कैसे होती है। ऊपर तो हमने फैक्टर्स पता कर लिए कि इस फैक्टर से हमें पता चल गया कि एंटी कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है, तो अब उसके बारे में इंक्वायरी भी तो करनी पड़ेगी। तो भाई इंक्वायरी करते हुए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा उसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव हुई या फिर सो मोटो कमीशन को अगर ऐसा लगता है तो प्राइमा फेसी अगर कमीशन को ऐसा लगता है कि यस गलत हो रहा है तो स्टेप नंबर 2 जाएगा, अगर उसको लगता है नहीं गलत नहीं हो रहा है तो स्टेप 2 भी जाएगा। तो सबसे पहले अगर उसको लगता है गलत नहीं है, एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है, अब्यूज नहीं है, तो उस केस में फिर हमारा क्लोज हो जाएगा मैटर। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं गलत हो रहा है, यस है गलत हो रहा है मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव है और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, तो वो डायरेक्टर जनरल को बोलेगा कि बेटा इन्वेस्टिगेट करो जाके, ठीक है। डायरेक्टर जनरल जो होगा वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा आफ्टर द इंक्वायरी और उसके बाद रिकमेंड करेगा कि कॉन्ट्रवेंशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर कॉन्ट्रवेंशन बोला उसने हुआ है तो सीसीआई क्या करेगा, फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने बोला कोई कॉन्ट्रवेंशन नहीं हुआ तो सीसीआई क्या करेगा, इनवाइट करेगा ऑब्जेक्शंस और सजेशंस किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट्स और पार्टीज कंसर्न से। अगर आफ्टर ऑब्जेक्शंस और सजेशंस उसको कुछ भी नहीं मिला तो फिर ठीक है वो डीजी रिपोर्ट पे एग्री कर गया तो मैटर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर ऑब्जेक्शन और सजेशन जो उसने मंगवाए थे यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद अगर उसको लगता है नहीं यार मेरे को लगता है डीजी की रिपोर्ट में उतना दम नहीं है या फिर डीजी तो वो क्या बोलेगा, या तो खुद से फर्दर इंक्वायरी करेगा, डीजी को बोलेगा दोबारा से जाके इंक्वायरी कर इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 27 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 27 कहता है ऑर्डर क्या देगा आफ्टर इंक्वायरी। जो सेक्शन नंबर 26 में ऑर्डर इंक्वायरी करी है, इसने प्रोसीजर फॉलो किया पूरा एंटी कॉम्पिटिटिव का और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का, तो उसका ऑर्डर क्या पास करेगा उसके बाद, तो ऑर्डर क्या पास करेगा, डिसकंटिन्यू करने के लिए बोलेगा कि ये सारे डिसकंटिन्यू सच थिंग्स मतलब सीज और डिजिस्ट करने के लिए बोलेगा, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स मत करना आगे से और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन मत करो, और उनके ऊपर पेनल्टी लगाएगा ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द एवरेज ऑफ टर्नओवर फॉर द लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर। लेकिन अगर उसमें कार्टेलाइजेशन मिलता है, उसको कार्टेल मिलता है, तो उस केस में पेनल्टी जो होगी 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और 10% ऑफ द टर्नओवर फॉर ईच ईयर ऑफ द कंटेनेंस ऑफ सच एग्रीमेंट। इतनी पेनल्टी उसकी लग सकती है, अप टू दिस अमाउंट पेनल्टी लग सकती है इन केस ऑफ कार्टेल, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलेगा, एग्रीमेंट को मॉडिफाई करने के लिए बोलेगा, ऑर्डर को जो ऑर्डर पास करेगा इस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 27 में, उसको फॉलो करने के लिए बोलेगा, और सच ऑर्डर एज में बी डीम्ड फिट वो भी पास कर सकता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 28 आता है। सेक्शन नंबर 28 कहता है डिवीजन ऑफ मर्जर्स, डिवीजन ऑफ एंटरप्राइजेस, यहाँ पर एंटरप्राइजेस आएगा, डिवीजन ऑफ एंटरप्राइजेस एंजॉइंग द डोमिनेंट पोजीशन। सीसीआई जो है वो क्या कर सकता है, डीमर्ज कर सकता है एंटरप्राइजेस जो अब्यूज कर रहे हैं डोमिनेंट पोजीशन को इन द फैक्टर्स गिवन ऑन पेज नंबर 1.42 इज कंसिडर। मतलब ऑब्वियसली जो पेज नंबर 1.42 पे फैक्टर्स गिवन है उनको कंसिडर करने के बाद अगर सीसीआई को ऐसा लगता है कि जो हमारी एंटरप्राइजेस है वो अब्यूज कर रही है डोमिनेंट पोजीशन को, तो उन्हें डीमर्ज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी ऑफिसर्स को अगर उसको निकाल दिया जाता है ड्यू टू दिस डीमर्जर और डिवीजन, ठीक है। तो उस केस में ऐसा हो जाए, यहाँ पर मर्जर ये इसको हटा के आप उसको चेंज कर
सकते हो, ठीक है। डिवीजन ऑफ मर्जर नहीं आएगा, डिवीजन ऑफ एंटरप्राइजेज आएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 29 कहता है क्या प्रोसीजर फॉलो होगा कॉम्बिनेशन के इन्वेस्टिगेशन के लिए। कॉम्बिनेशन का जो इन्वेस्टिगेशन आएगा उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, अगर प्राइमा फेसी ओपिनियन है कि एडवर्स इफेक्ट है कॉम्पिटिशन का, तो सीसीआई क्या करेगा, शोकॉज नोटिस इशू करेगा पार्टीज को कि रिस्पॉन्ड करो 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। उसके बाद स्टेप 2 क्या कहता है, आफ्टर रिस्पॉन्स सीसीआई जो होगा वो डीजी को बोलेगा एक जाके इंक्वायरी कर, फर्दर इंक्वायरी और रिपोर्ट सबमिट कर मेरे पास प्रेस्क्राइब टाइम में, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, सीसीआई जो होगा 7 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिस्पॉन्स बाय द पार्टीज या रिसीट ऑफ द डीजी विच एवर इज लेटर, डायरेक्ट करेगा पार्टीज को क्या बोलेगा कि अपनी डिटेल्स फर्निश करो कॉम्बिनेशन की इन द न्यूज़पेपर और अपने न्यूज़पेपर में भी और वेबसाइट में भी 10 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डायरेक्शन फॉर ब्रिंगिंग द कॉम्बिनेशन को किसकी नज़रों में लाने के लिए, जनरल पब्लिक की नज़रों में लाने के लिए और उन लोगों की नज़रों में लाने के लिए जो पर्सन इफेक्ट हो रहे हैं कॉम्बिनेशन से। तो सीसीआई क्या बोलेगा, 7 डेज के अंदर अंदर आफ्टर गेटिंग द रिस्पॉन्स कि भाई तुम क्या कर, रिस्पॉन्स बाय द पार्टीज या फिर डीजी की रिपोर्ट के 7 डेज के अंदर अंदर विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में होता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर बोल सकता है कि बेटा जा और उसको बोलेगा पार्टीज को कि तुम अपनी वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर में ये कॉम्बिनेशन के बारे में बता दो, जिससे कि और जैसे ही सीसीआई ने बोला उसके 10 दिन के अंदर अंदर उन्हें न्यूज़पेपर में और अपने वेबसाइट पे बताना पड़ेगा, ठीक है। जिससे कि जो हमारी जनरल पब्लिक है और जो पर्सन लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय द कॉम्बिनेशन है उन्हें पता चल जाए इसके बारे में, ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, सीसीआई जो होगा फिर उसके बाद सीसीआई क्या करेगा, इन्वाइट करेगा एनी पार्टीज को जो अफेक्ट हो रही है उस कॉम्बिनेशन से कि वो रिटर्न ऑब्जेक्शन दे 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच पब्लिश्ड, जो डिटेल्स पब्लिश हुई है उसके 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद सीसीआई क्या करेगा, मोर इन्फॉर्मेशन मांगेगा पार्टी से, मतलब अब देखो इन लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दी तो अब सीसीआई क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है पार्टीज जो हैं इन द कॉम्बिनेशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 15 डेज ऑफ द स्टेप 4, ठीक है। मतलब जब लोगों ने अपनी रिटर्न ऑब्जेक्शन, जनरल पब्लिक ने अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल कर दी उसके 15 दिन खत्म होने के बाद सीसीआई जो है उससे जो पार्टीज़ हैं इन कॉम्बिनेशन उनसे और इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है। उसके बाद वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगवाई है वो 15 दिन के अंदर अंदर उन पार्टीज़ को सबमिट करनी पड़ेगी, किसको, सीसीआई को, ठीक है। उसके बाद स्टेप 6 क्या कहता है, आफ्टर जब सारी इन्फॉर्मेशन सीसीआई के पास आ जाएगी तो सीसीआई उसके बाद सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से प्रोसीड करेगा। तो सेक्शन नंबर 31 क्या कहता है, क्या ऑर्डर पास किया जाएगा कॉम्बिनेशन के लिए सीसीआई के द्वारा। तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कॉम्बिनेशन का, या फिर कॉम्बिनेशन का, या फिर एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है कॉम्बिनेशन से, अगर या फिर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है लेकिन उसे एलिमिनेट किया जा सकता है मॉडिफिकेशन से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, अगर एडवर्स नहीं है तो कंटिन्यू करो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पार्टीज़ को बताएगा कि इस तरीके के मॉडिफिकेशन आपको करने हैं, ठीक है। तो जो भी मॉडिफिकेशन बताए हैं उसे अगर पार्टीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया तो और मॉडिफिकेशन कर भी लिया तो फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन जैसा है वैसा चलता ही रहेगा। लेकिन उसके बाद पार्टी ने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन मॉडिफिकेशन नहीं करी तो फिर कोई कॉम्बिनेशन आपका नहीं हो सकता। लेकिन अगर पार्टी ने जो मॉडिफिकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अमेंडमेंट्स बताई कि मॉडिफिकेशन के अंदर, ठीक है, और उन्होंने बोला कि हम कुछ मॉडिफिकेशंस बताना चाहते हैं, 30 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से हम कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं आपकी मॉडिफिकेशन में, जो आपने मॉडिफिकेशन बताई है ना उसमें कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं। अगर कमीशन एग्री कर जाता है कि ठीक है जो तुम्हारी मॉडिफिकेशन में अमेंडमेंट तुम कर रहे हो हमारी मॉडिफिकेशन में वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से पार्टीज़ आगे काम करेंगी। लेकिन अगर कमीशन एग्री नहीं करता है तो फर्दर 30 डेज़ दिए जाएंगे पार्टी को कि जो ओरिजिनल मॉडिफिकेशन दिया था कमीशन ने वही एक्सेप्ट कर लो, वरना कॉम्बिनेशन आपका आगे टेक्स प्लेस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कमीशन डज नॉट पास द ऑर्डर विद इन 210 डेज, अगर कमीशन ऑर्डर पास नहीं करता है 210 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस गिवन टू द कमीशन, देन इट वुड बी डीम टू बी एक्सेप्टेड। मतलब कोई ना कोई 210 दिन का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, या तो एक्सेप्ट कर दे कमीशन या रिजेक्ट कर दे कॉम्बिनेशन को, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 32 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 32 कहता है कि कोई भी एक्टिविटीज़ या एक्ट्स जो आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट अगर इंडिया के कॉम्पिटिशन पे हो रहा है तो सीसीआई के पास पावर होती है कि वो उसकी भी इंक्वायरी कर सकता है। इसके बाद जितने भी सेक्शन हैं वो सारे के सारे प्योर थ्योरेटिकल सेक्शन है जो सिविल कोड की पावर बताते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स बताते हैं, ड्यूटीज़ बताते हैं डायरेक्टर जनरल की, ठीक है, पेनल्टीज़ वगैरह बताते हैं जो आप इजीली बुक से कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, शब खैर, ऑल द बेस्ट। 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप इसको सुन लेते हो तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन सारे कवर हो जाएंगे, जिस पे बच्चे फंसते हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटिशन, वरना बाकी सारी चीज़ें तो जितनी भी छोड़ी है ना मैंने थ्योरेटिकल टॉपिक बता के वो हर एक एक्ट में मिलती है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती। जितने सेक्शंस मैंने कवर किए हैं उसमें ही प्रॉब्लम आती है और मैंने सारे रेलेवेंट सेक्शन कवर कर दिए हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। डू लाइक दिस and share with your all friends and do subscribe the channel अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी और चैप्टर्स जो बचे हुए हैं 2-3 उनकी भी वीडियोस के लिए इतनी मेहनत कर सकूं। क्योंकि भाई आप देखो ये खुद से बनाए हुए हैं, ये खुद से मेहनत करके मैंने बनाए हैं और
और किसी भी टीचर वगैरह के कोई चेपा नहीं है, मैंने किसी का लिया थोड़ी है, ये खुद से ही बनाया क्योंकि किसी के हैं भी नहीं ऐसे नोट्स, ठीक है। तो इस उसको ध्यान में रखते हुए, और जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है काइंडली उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें मैं डेली 3 से 4 MCQs या 4-5 MCQs पूछता हूँ, जिससे कि बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है आपको, क्योंकि ऐसी बातें कई बार याद रह जाती हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, और मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं उस तरीके से कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें पेपर में ज़्यादा याद रह जाती हैं कि हमने यार उसका आंसर गलत दिया था जब उसने टेलीग्राम पे पूछा था। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, कोई फालतू चीज़ तो मैं उस पर भेजता नहीं हूँ, सिर्फ इसी के बारे में भेजता हूँ, और कोई पैसे तो मांग नहीं रहा आपसे, ज्वाइन कर लेना, फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट, बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी।